प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वायरल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी के उत्तर भी दूंगा मैं, और इनको पढ़ लिया तो आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाने वाली है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, प्राप्ति भुगतान खाते का सदैव जो शेष होता है वो कैसा होता है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जो प्राप्ति भुगतान खाते का शेष जो होता है वो सदैव कैसा होगा? नाम शेष होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नाम शेष। ध्यान रखना है, एमसीक्यू और बड़े प्रश्न सारे बताऊंगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हो तो आपका काम समझ लो खत्म हो जाने वाला है। इसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दूसरा प्रश्न है, वर्ष में चंदे की प्राप्त अग्रिम राशि कहलाती है। वर्ष में जो चंदा प्राप्त होता है उसकी अग्रिम राशि क्या कहलाती है? तो वो अग्रिम राशि जो है क्या कहलाएगी? उसको हम कहते हैं दायित्व। ठीक है, तो यहाँ पर स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती है। वो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं क्या बनाती है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये जो है लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो है आय व्यय खाता बनाती है, तो यहाँ पे अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछेगा, आय व्यय खाते में व्यवहारों को लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आय व्यय खाते में व्यवहारों को लिखा जाता है, किस प्रकृति में लिखा जाता है आय व्यय खाते में? तो ये जो आय व्यय खाते में लिखा जाता है केवल आगम प्रकृति में लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अलाभकारी संस्था नहीं है? इसमें से कौन सी संस्था जो है अलाभकारी संस्था नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सार्वजनिक कंपनी जो होती है ये अलाभकारी संस्था नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनियां जो होती हैं ये अलाभकारी संस्था नहीं है, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें पूछा गया, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैसा होता है? तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है ये आपका होता है वास्तविक खाता। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें, बकाया चंदा है। तो बकाया चंदा क्या है? यहाँ पर आपको बताना है, आय है, व्यय है, संपत्ति है, दायित्व है। तो बकाया चंदा जो है ये आपकी संपत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स ऑप्शन करेक्ट होता है। बकाया चंदा क्या है? संपत्ति है। आठवें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आठवें प्रश्न में पूछा गया है, पुराने अखबारों की बिक्री क्या है? तो पुराने अखबारों की बिक्री जो है ये आपकी आयगत प्राप्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान क्या है? तो विशिष्ट दान जो है पूंजीगत प्राप्ति होती है। आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट मैं आंसर्स बताते चलूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें देखिए क्वेश्चन को, विरासत को मानना चाहिए। तो विरासत को कैसा मानना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए, तो यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, कैसे होते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन जो है नगद में होते हैं, तो यहाँ पे आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आय व्यय खाता है। तो आय व्यय खाता कैसा होता है? तो आय व्यय खाता जो है नाम मात्र का खाता होता है, तो यहाँ पर आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है व्यापारिक, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो क्या है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर ये हो जाएगा कि ये पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, इसमें पूछा गया है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देवताओं पर परिसंपत्तियों से अधिक्य को कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं पूंजी निधि। ठीक है, तो यहाँ पे अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 जो क्वेश्चन है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। तो गैर व्यापारिक संस्था के लिए क्या मानदेय होता है? व्यय जो है मानदेय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 16वां प्रश्न, यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो इसको पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है, तो यहाँ पे आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको अपने आप में ऐसा महसूस हो जाएगा कि अब मेरे को टेंशन नहीं होने वाली है। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है आपका 17वां प्रश्न की बात करते हैं, व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है, उसको हम अधिशेष बोलते हैं। ठीक है, व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? अधिशेष कहलाती है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा है। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा क्या कहलाएगा? पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा।
इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे 19वां जो प्रश्न है, इसमें वर्ष में 10,000 रुपये चंदा प्राप्त हुआ, अगले वर्ष का चंदा जो है 600 रुपये अग्रिम प्राप्त हुआ तथा 800 रुपये चंदा बकाया है। चंदे की राशि आय व्यय खाते में जमा की जाएगी, तो कितने रुपए जमा की जाएगी आपको निकालना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगा। 10,200 रुपये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 20वें प्रश्न पे। 20वां जो प्रश्न है, इसमें आय व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है। तो आय व्यय जो है सामान्यतः क्या दिखाता है, ये हमारे को घाटा दिखाता है, आधिक्य दिखाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर में पूछा गया प्राप्ति भुगतान खाता सारांश होता है। किसका सारांश होता है प्राप्ति भुगतान खाता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये जो है रोकड़ बही का सारांश होता है। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होता है। 22वां प्रश्न जो है, वर्ष के दौरान स्टेशनरी हेतु 1,080 रुपये चुकाए और वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का स्टॉक जो है 300 था। वर्ष के अंत में आपको बताना है, जो है वर्ष के अंत में स्टॉक 600 रुपये था, तो आय व्यय खाते में स्टेशनरी की कितनी राशि लिखी जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 780 रुपये। निकाल के देख लेना अगर आपको निकालना है तो। ठीक है, अगले प्रश्न की अब जो है आपके छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, आय व्यय खाते से क्या आशय है। तो आय व्यय खाता क्या, तो आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाने वाला जो है खाता है, जो आय और व्यय का आधिक्य दिखाता है। ठीक है, प्राप्ति भुगतान खाता से क्या से है, तो प्राप्ति भुगतान खाता जो है रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है और इसके डेबिट पक्ष में विभिन्न मदों से कुल प्राप्त आय लिखी होती हैं तथा क्रेडिट पक्ष में विभिन्न मदों से खर्चे लिखे होते हैं। ठीक है, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। इसका प्रारंभिक और अंतिम शेष जो है रोकड़ पुस्तक के प्रारंभिक एवं अंतिम अंतिम शेष से जो है मेल खाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है, गैर व्यापारिक संस्था से क्या आशय है। मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको सही तरीके से मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गैर व्यापारिक संस्था से क्या आशय है, तो व्यापारिक संगठनों के अलावा प्रत्येक देश में कुछ ऐसे संगठन या संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर के समाज की सेवा करना, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना तथा उनके हितों की रक्षा करना होता है। इन्हें ही हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। ठीक है, इनका जो है ये जो है अपनी वांछित उद्देश्यों के संवर्धन के लिए खर्च करते हैं, यानी कि ये इनका जो भी उद्देश्य है उसके लिए जो है ये खर्च करते हैं। बाकी इसकी जरूरत नहीं है कि इतना सारा लिखो, आपकी मर्जी है, जो समझ में आया उतना लिख देना। और गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की 4 मदें बतानी है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 4 मदों में आपका एक प्रवेश शुल्क है, दूसरा है चंदा, तीसरा है दान और चौथा है सहायता या फिर अनुदान। ठीक है, तो इनमें से आपको गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मदें पूछी जाती हैं। 5वां जो प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको क्या पूछा, गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की 4 मदें आपको बतानी है। ठीक है, और जो है यहाँ पर आपका 5वां जो प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की व्यय की 4 मदें बतानी है। आय की अलग है और व्यय की अलग है, ध्यान रखना, तो दोनों को समझ लेना ढंग से। तो यहाँ पर जो व्यय की मदें हैं वो वेतन और मजदूरी है, बिजली व्यय है, किराया है, खेल कूद के व्यय हैं। ठीक है, प्रवेश शुल्क क्या होता है, तो देखो जो क्वेश्चंस ब्लर होंगे उनको मैं पढ़ दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रवेश शुल्क का यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चंदा क्या होता है, इसका भी आंसर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इसमें लेखांकन की रोकड़ पद्धति से क्या आशय है, ये भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद में आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होती है, इससे क्या आशय है, ये भी आपको दिया गया है। इसके अलावा जो है स्थिर दान कोष क्या है, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से इससे बड़े प्रश्न। प्राप्ति भुगतान खाते की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। पहली विशेषता जो है नगद भुगतान की जानकारी देता है। ठीक है, इसके बारे में इतना लिख दोगे जितना यहाँ पे लिखा गया है। इसकी दूसरी विशेषताओं की बात करें तो ये रोकड़ का ज्ञान प्राप्त करवाता है। साथ ही साथ तीसरा विशेषता इसका क्या है, नगद प्राप्तियों का पता लगाता है। और चौथी विशेषता आय व्यय खाते का आधार होता है। तो ये चारों विशेषताएं आपके सामने हैं और बिल्कुल स्पष्ट जो है आप देख सकते हैं इसको। एचडी में वीडियो को देखना, 720p में या 180p में। ठीक है, वीडियो को फुल स्क्रीन में देखना है। यहाँ पर जो है आपका प्रश्न नंबर 2 देखिए, आय व्यय खाते की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। अब यहाँ पे विशेषताएं बतानी है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं थी और यहाँ पर जो है आपके आय व्यय खाते की विशेषताएं बतानी है। तो आय व्यय खाते की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं आय व्यय खाते की हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी की सारी विशेषताएं जो आप देख रहे हो यहाँ पर लाइन से, मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा आप देख रहे हो ये सारा का सारा आय व्यय खाते की विशेषताएं हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं।
आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्ति भुगतान खाते और आय व्यय खाते में अंतर, बिल्कुल अंतर पूछा जाता है। तो अंतर टेबुलर फॉर्म में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि आय व्यय जो खाता है और प्राप्ति भुगतान खाता है उसमें अंतर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस अंतर को आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घबराने की जरूरत नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा मैं आपको, और हर चीज़ बताने वाला हूं, जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी और जो पढ़ा है वो भी, सब कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आय व्यय खाते और लाभ हानि खाते में अंतर पूछ ले तो आपको इस तरह से लिखना है, आय व्यय खाते और लाभ हानि खाते का अंतर जो है आपको ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बड़ा करूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा, थोड़ा सा पेपर में जो है दिक्कत है इसमें, ये थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, बाकी आपके लिए बहुत मेहनत करके जो है हम आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो कृपया करके जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स को मैं कंटिन्यूअस देता रहूँगा। तो यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न जो है ये कंप्लीट समझ में आ गया आपको। अगला जो प्रश्न है इसमें, प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है, समझाइए। तो प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था का आर्थिक घोतक नहीं होता है, ये समझाना है। तो प्राप्ति भुगतान खाता एक गैर व्यापारिक संस्था की केवल प्राप्तियां और भुगतानों की स्थिति को प्रकट करता है, और संस्था की आर्थिक स्थिति का चित्रण जो है प्राप्ति भुगतान खाते से नहीं किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान चिट्ठे से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह कहना उचित होगा कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपका गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली पुस्तकें कौन सी हैं। तो ये रोकड़ पुस्तकें हैं, इनके पास में जनरल हैं और साथ ही साथ खाता बही है, सदस्यों का रजिस्टर भी है, स्टॉक रजिस्टर भी है, और उसके अलावा संपत्ति का रजिस्टर भी है। तो इन सभी के बारे में आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से देख सकते हो। इस पुस्तक में जो है संस्था के समस्त रोकड़ों का आयगत और पूंजीगत प्राप्तियों वह भुगतानों को जो है लिखे जाते हैं रोकड़ पुस्तक में। जनरल में क्या होता है, वे व्यवहार जिनका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं किया जाता, वो व्यवहार जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जनरल बनाया जाता है। खाता बही में क्या होता है, खाता के सारांश ज्ञात करने एवं अंतिम खाते को बनाने हेतु खाता बही तैयार किए जाते हैं। सदस्यों का रजिस्टर जो है स्थायी का एक, जो सदस्यों का एक रजिस्टर जिसमें उनका नाम, पता तथा उनसे प्राप्त चंदे का विवरण रजिस्टर में अंकित किए जाते हैं। और स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संबंधित उपभोग की विभिन्न सामग्री को सामग्री का लेखा इस पुस्तक में रखा जाता है। और इसके अलावा जो है और कौन सा है, इसकी पुस्तक जो है संपत्ति का रजिस्टर, जिसमें है आप कह सकते हैं कि इसमें जो है संस्था की स्थायी संपत्तियों का विवरण इस रजिस्टर से प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, संपत्ति का रजिस्टर क्या करता है, संस्था की स्थायी संपत्तियों का विवरण जो है इस रजिस्टर से प्राप्त होता है। वेतन रजिस्टर में संस्था के विभिन्न कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन व पारिश्रमिक का लेखा पुस्तक में किया जाता है। ठीक है, और जो है जिसका मिलान जो है रोकड़ में किया जाता है। और एक होता है आपका स्मारक रजिस्टर। तो यहाँ पे ये जो होता है, इस प्रकृति के व्यवहारों का लेखा इस पुस्तक में पहले किया जाता है, और इसका या और उनका रोकड़ व्यवहार किए जाने पर रोकड़ पुस्तक में लेखा किया जाता है। तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है कि आप सारे लिखें। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि कितने मार्क्स का है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, ये जानकारी दी गई है आपको, इस जानकारी से जो है आपको आय व्यय खाता बनाना है। यहाँ पे ये जानकारी है, इस तरह का आय व्यय खाता बनाना। यहाँ पे हल दिया गया है, इस हल को आप समझ सकते हैं कि ये रहा इसका हल। ठीक है, तो यहाँ पे हल आप देख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और इसका जो है आंसर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये रहा आंसर। ठीक है, और इसका बचा हुआ पोर्शन का आंसर ये रहा। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट तरफ। इसका जो आपका आएगा टोटल 3820, और इधर भी 3820। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न जो है, इसमें प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना है। ये आपके पास मदे दे रखी हैं। ठीक है, और इसका जो है आंसर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपको बनाना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बन चुका है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिसमें आपसे सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसको देख लीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उसी की बात करेंगे, और किसी की बात नहीं। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो ये जो है समझौते के अभाव में पूछ रहा है, तो समझौते के अभाव में हम देते हैं जो 6% प्रति वर्ष देते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 6% पर एनम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है।
तो वो अवधि कौन सी होती है ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है इधर। तो इसकी जो अवधि होती है वो होती है 6 माह की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। तो लाभ के बंटवारे के लिए क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं लाभ हानि संयोजन खाता। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोहण पर ब्याज है। आरोहण पर ब्याज क्या होता है, तो ये फर्म की आय होती है। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। क्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, अगर समझौता नहीं है तो जो है वेतन भी, कमीशन भी और पूंजी पर ब्याज भी, ये सभी चीज़ें जो है समझौता अगर नहीं है तो साझेदारों को इन पर अधिकार नहीं है। हालांकि जो अपनी मर्जी से देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन इसका अधिकार वो नहीं सम्मिलित कर सकते या क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है साझेदार का फर्म से संबंध होता है। तो साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है, तो ये स्वामी और सेवक दोनों का संबंध होता है। ठीक है। इसका आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज, ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना। आप क्वेश्चन मिस्टेक करोगे, यहाँ पर कौन सा अभाव है कौन सा अभाव नहीं है, तो ध्यान रखना पूंजी पर अभाव की बात कर रहा है। ठीक है। तो पूंजी अभाव में पूंजी पर ब्याज जो दिया जाता है वो कितने प्रतिशत दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये दिया जाता है किसी भी दर से नहीं। क्योंकि साझेदारी समझौता है ही नहीं तो अब देगा क्यों, किस परसेंट पे देगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे आपका 7वें प्रश्न का द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा गया है, साझेदारी संलेखन तैयार किया जाता है। तो जो साझेदारी संलेखन है वो तैयार किया जाता है कैसा, मतलब वो अनिवार्य है या नहीं है, इस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये ऐच्छिक है। साझेदारी संलेखन जरूरी नहीं है कि बनाया ही जाए, तो ऐच्छिक होता है ये। ठीक है। इसके बाद जो है साझेदारी संलेखन के अभाव में लाभ विभाजन होता है। फिर साझेदारी संलेखन है तो इसमें जो है लाभ का विभाजन किस अनुपात में होगा, तो ये समान अनुपात में कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। साझेदारी व्यवसाय अधिनियम, कौन सा अधिनियम लगता है इसमें साझेदारी व्यवसाय में, तो इसमें साझेदारी अधिनियम 1932 लगता है। मैंने आपको एमसीक्यू कराया था इसका, ध्यान है ना आपको। इसके बाद जो है, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम जो है 2014 के अनुसार हो सकती है। कितनी हो सकती है 2014 के अनुसार, तो ये जो है 50 हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है साझेदारों का दायित्व होता है। तो साझेदारों का दायित्व कितना होता है, तो असीमित होता है। साझेदार हैं तो उनकी दायित्व जो है लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। और 13वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, आहरण पर ब्याज लिखा जाता है। तो आहरण पर ब्याज जो है लाभ हानि वियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। कौन से, लाभ हानि वियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, साझेदारी के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो साझेदारी खाते के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा किसमें, साझेदारी के पूंजी खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में। ठीक है। तो साझेदारी के पूंजी खाते में या साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है। जब स्थायी पूंजी पद्धति को अपनाया जाता है तो फर्म की पुस्तक में साझेदारों के खाते खोले जाते हैं। तो फर्म की पुस्तक में साझेदारों के कौन से खाते खोले जाते हैं, पूंजी और चालू खाते। ठीक है। पूंजी और चालू खाते खोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। तो साझेदारों का चालू खाता जो है हमेशा कैसा होगा, नाम शेष भी होगा और जमा शेष भी होगा। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी कि स ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, दोनों ही नहीं होंगे, नाम शेष भी नहीं होगा जमा शेष भी नहीं होगा। तो दोनों में से कोई, ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई कोई भी हो सकता है, नाम शेष भी हो सकता है जमा शेष भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है। देखो, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, तो चालू खाता या तो नाम शेष भी हो सकता है जमा शेष भी हो सकता है, इसलिए दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 17 नंबर में पूछा गया है, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। तो साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना जो है वो होती है, कैसी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है प्रारंभ की पूंजी पर होती है। कौन सी पूंजी पर होती है, प्रारंभ की पूंजी पर होती है। इसके बाद में चालू खाता है। तो चालू खाता क्या है, तो चालू खाता जो है ये व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है। करंट अकाउंट जो है आपका व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 19वां, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। तो पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः जो है लाभ का विनियोजन माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 20वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, स्थित
स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? साझेदारों के चालू खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, साझेदारी समझौता हो सकता है। तो साझेदारी समझौता जो है ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं मौखिक मौखिक और लिखित दोनों, ठीक है, या फिर मौखिक या लिखित। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, अब बड़े प्रश्न, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा क्या है? तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ की परस्पर बांटने के लिए सहमत हैं, ठीक है, जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत हैं जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साझेदारी संलेखन से क्या आशय है? तो साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया समझौता है जिसमें साझेदारी के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व का उल्लेख तथा व्यवसाय को चलाने की शर्तों और नियमों को लिखा जाता है, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता से क्या आशय है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साझेदारों या साझेदारी व्यवसाय की दशा में साझेदार साझेदारी संगठन के, ठीक है, साझेदारों, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा, साझेदारी या साझेदारों व्यवसाय की दशा में हम कह सकते हैं साझेदारी व्यवसाय की दशा में साझेदारी संगठन के शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो लाभ का विवरण दर्शाने हेतु तैयार करते हैं, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता से क्या आशय है? ये साझेदारी व्यवसाय की दशा में साझेदारी संगठन के शुद्ध लाभ व हानि को लाभ हानि के नियोजन खाते में हस्तांतरित करते हैं जो लाभ का विवरण दर्शाने हेतु तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है विभाजन योग्य लाभ से क्या आशय है? तो विभाजन योग्य लाभ तो आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ पढ़ने लायक है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लाभ की गारंटी से क्या आशय है? तो लाभ की गारंटी का आशय आप यहाँ से बता देंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें साझेदारी से क्या आशय है? तो साझेदारी से आशय आप बता सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें, को यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह इतना, ये न्यूमेरिकल टाइप में है, आप न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। और इसके बाद है यदि कोई साझेदार, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है जो पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में भी सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये भैया ये है तो बताओ ब्याज की गणना, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप कर सकते हैं। नवा प्रश्न ये है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। आ जाइए अगले प्रश्न पे, साझेदारी की किन्हीं चार विशेषताओं को समझाइए। साझेदारी की किन्हीं चार विशेषताओं को आपको समझाना है। तो ये विशेषताओं की जो है सदस्यों की संख्या इसमें है, ठहराव है, अनुबंध की क्षमता होती है, सदस्यता पात्रता होती है, ठीक है, व्यवसाय का होना होता है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये साझेदारी की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप साझेदारी की किन्हीं चार विशेषताओं के बारे में, चार पांच हमने लिखी हुई हैं, पांच आप मतलब देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद में पूंजी, स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर क्या हो सकता है? तो स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में ये अंतर आपको देख लो, आप आराम से लिख सकते हो। साझेदारी संलेखन की प्रमुख बातें लिखिए। प्रमुख बातें कौन कौन सी होती हैं साझेदारी संलेखन की? तो प्रमुख बातों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाभ हानि विभाजन, ठीक है, और ब्याज, ऋण पर ब्याज और वेतन कमीशन या ब्याज और पूंजी तथा आहरण पर ब्याज, ये सारी की सारी हो जाएंगी। साझेदार को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? तो साझेदार को ये निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे अधिकार जो है साझेदार के हैं। साझेदारी संलेखन के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन कौन से हैं? तो वो नियम आप बता देंगे। तो ये रहे वो सारे के सारे नियम, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये रहा न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये है जो इसका आंसर क्या होगा, तो आ जाइए इसकी तरफ। तो यहाँ पर जो है इसका प्रॉफिट लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट जो है, यानी कि लाभ हानि विवरण खाता बनाना है। तो इस तरह का ये लाभ हानि विवरण खाता बनेगा। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। 7वां जो क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी आपका जो है 3:2:1 में XYZ जो है अनुपात बांटते हैं। तो इस तरह का आपको जो है लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा आपके साथ। क्लियर हुआ? तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे इस तरह से आप देखिए, 7वें प्रश्न का ये पूरा उत्तर है। अब इसके बाद आती है 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न भी आपका न्यूमेरिकल बेसिस है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ से शुरू है, और ये आंसर इतना बचा हुआ है, और फिर बचा हुआ पोर्शन पोर्शन जो है इसका आंसर इधर है।
ठीक है? आपको जो सही लगता है न्यूमेरिकल कि हाँ, मुझे ये या नहीं आता है, या फिर ये मेरे मेरे से छूट गया था, या फिर ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो देख सकते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे थोड़ा-सा, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा थ्योरी आएगी, ठीक है? न्यूमेरिकल कम ही आएँगे, और हो सकता है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दे, एग्ज़ामिनर का कोई भरोसा नहीं होता है। तो सारे के सारे आईएमपी मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल है, 9वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं, तो ये इस वाले से आपको क्या लाभ-हानि नियोजन खाता बनाना है इस पूरे आंकड़ों से। तो जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफ़िट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे गणना भी दी गई है। ये सारा का सारा आंसर है, और इसकी गणना जो है नीचे यहाँ पे दी गई है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है? और जो है आपका इसके बाद 10वां प्रश्न है, इसमें भी आपका जो है न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देख लीजिए, इस तरह का न्यूमेरिकल है। इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ से आपका स्टार्ट है, ठीक है? हल यहाँ से स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये रहा इसका बचा हुआ पोर्शन। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, इसके 11वां प्रश्न जो है, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं, और इस न्यूमेरिकल का आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? तो आपको जो जो प्रश्न का न्यूमेरिकल ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ये देखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न, अगला जो चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं। साझेदारी का पूर्ण गठन है, तो साझेदारी का पूर्ण गठन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, साझेदारों के लाभ अनुपात में जो है परिवर्तन को चेंज करते हैं ना। साझेदारी का पूर्ण गठन यानी साझेदारी को दोबारा से लिखना, यानी कि कोई साझेदार आया या फिर गया होगा या मृत्यु हो गई होगी, तो साझेदारी का पूर्ण गठन किया जाता है। तो उस समय क्या होता है, साझेदारों के अनुपात, लाभ अनुपात जो है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस एमसीक्यू का, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। दूसरा प्रश्न है, साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन होता है। तो संचितियों का विभाजन होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पर पूर्व अनुपात में होता है, ठीक है? ध्यान रखना है, पूर्व अनुपात में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक किस लिए होता है? साझेदारों के लाभ अनुपात के परिवर्तन के समय जो है इसका मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिमाप जो है वो क्या होगा? तो वो वृद्धि का परिमाप जो है वो हो जाएगा वर्तमान साझेदारों का लाभ, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पांचवा जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, क्या होगा? तो वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर क्या होगा? तो इसका लेखा करने पर वर्तमान साझेदार को हानि होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, तो ये कैसा है? तो ये जो है आपका नाम मात्र का खाता है। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पूर्ण मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो किस अनुपात में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये जो है पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स और वाई का अनुपात, ठीक है? ये बांटते हैं लाभ। भविष्य में उन्होंने उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? तो त्याग करेगा जो अनुपात, आप त्याग अनुपात तो निकालना जानते ही हो, तो क्या आंसर हो जाएगा? वाई द्वारा जो है 1/10 किया जाएगा। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां है, ख्याति क्या है? तो सभी को पता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ख्याति जो है ये क्या होती है? अमूर्त संपत्ति होती है। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, पिछले 4 वर्षों में लाभ जो है ये दिए गए हैं चारों, और 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। तो ख्याति का मूल्य जो आएगा वो आ जाएगा 20,000 रुपये। कैलकुलेट करके देख लेना। इसके बाद में है आपका अधिलाभ है। अधिलाभ जो है इसका क्या होता है फॉर्मूला? सीधी सी बात है, अधिलाभ जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है अधिलाभ का। इसके बाद में ख्याति का सूत्र जो है आपको बताना है। तो ख्याति का सूत्र क्या होगा? तो ख्याति का सूत्र जो है यहाँ पर, ये तो नहीं है, यहाँ देखते हैं, एक मिनट रुको। औसत लाभ गुणा में क्रय वर्षों की संख्या, ठीक है, ये ख्याति का सूत्र। और क्या है इसमें? भरित औसत लाभ और क्रय वर्षों की संख्या, ये भी ठीक है। और अधिलाभ गुणा में क्रय वर्षों की संख्या, ये भी ठीक है। ये सारे के सारे ही सही हैं भाई, इसमें सारे के सारे सही हैं, ठीक है? क्योंकि इसने घुमा फिरा के थोड़ा सा दिया है, तो ये सारे के सारे सही हैं। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में आपसे पूछा गया लाभ अनुपात बराबर होगा। तो लाभ अनुपात बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग तब किया जाता है जब लाभ में उतार चढ़ाव होते हैं, तब किया जाता है। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाइए
नेक्स्ट 16वां प्रश्न जो इसमें पूछा गया आपसे, त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? तो त्याग अनुपात बराबर हो जाता है आपका पुराना अनुपात माइनस लाभ अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे, उस राशि को डेबिट करेंगे कहाँ से करेंगे? रोकड़ खाते में। ठीक है, रोकड़ खाते में उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो उस राशि को हम डेबिट कर देते हैं नए साझेदार के पूंजी खाते में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है तो पुराने साझेदार की सहमति से ही कर सकते हैं उसको, तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 20वां प्रश्न, त्याग का अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। तो त्याग का अनुपात हमें कब ज्ञात करना पड़ता है? तो त्याग का अनुपात हमें साझेदार के प्रवेश पर, कोई भी साझेदार प्रवेश करेगा तो त्याग का अनुपात हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद जो है पूर्ण मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदारों में विभाजित करेंगे तो कौन से अनुपात में करेंगे? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसको हम अनुपात में करेंगे, पुराने अनुपात में। ठीक है, पूर्ण मूल्यांकन को। उसके बाद जो है 22वां प्रश्न इसमें पूछा गया आपसे, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए दी जाती है। ध्यान रखना, ख्याति की राशि किस लिए? लाभ में हिस्सा पाने के लिए। 23वां जो एमसीक्यू है इसमें पूछा गया आपसे, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य संचयन को हस्तांतरित किया जाता है। तो सामान्य संचयन को हस्तांतरित किया जाएगा आपका किसमें किया जाएगा? इसको इसको किया जाएगा नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचयन को हस्तांतरित किया जाएगा। इसको किया जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है ना, हाँ, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर जो प्रश्न है इसकी बात करें तो अ ब स एक फर्म में साझेदार है, द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो जब भैया जब नया साझेदार अगर द आता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? पुराने साझेदारी का फिर से पूर्ण गठन करना पड़ेगा, जो भी वही साझेदारी का टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने पड़ेंगे कि भाई कौन कितने अनुपात में जो है अपना त्याग करेगा। उसके बाद 25वां है, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। तो कहाँ से डेबिट किया जाता है? तो ये लाभ हानि समायोजन या पूर्ण मूल्यांकन खाता, ठीक है, इसमें से डेबिट किया जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है संपत्तियों तथा दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं। तो हम क्या खोलते हैं? हम खोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दायित्वों में कमी जो है वो क्या कहलाएगी? तो दायित्वों में कमी जो है हमारी लाभ कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू हुई है इस चैप्टर के। अब आते हैं हम इसके बड़े प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर जो है ख्याति की परिभाषा क्या है पूछ लेता है आपसे, आप आराम से देख सकते हैं ख्याति की परिभाषा क्या है। प्रच्छन्न ख्याति से क्या आशय है ये भी लिखा गया है। साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन से क्या आशय है, और फिर पूर्ण पूर्ण मूल्यांकन खाता से क्या आशय है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नफा का अनुपात से क्या आशय है, ठीक है। उसके अलावा त्याग अनुपात से क्या आशय है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। जो जहाँ पे नहीं दिखाई देगा, जहाँ पे कमी होगी, जहाँ पे उत्तर बताना होगा, मैं सारे के सारी चीज़ें बता दूंगा। त्याग अनुपात का फॉर्मूला जो है आपको जरूर ध्यान रखना है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा गया है लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय होता है। तो सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक के लाभालाभ कहलाता है। ठीक है, उससे साझेदार अपने अपने अनुपात में बांट लेते हैं और उस अनुपात को परिवर्तन का अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। साझेदार प्रवेश से क्या से होता है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में अधिलाभ क्या होता है ये आपको बता देना है। और सामान्य लाभ किसे कहते हैं, ये रहा आंसर। एल और एम जो है ये न्यूमेरिकल बेसिस छोटा सा है, तो आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। 11वां जो प्रश्न है इसको न्यूमेरिकल बेसिस है, आप इसको देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। ये रहा 11वां प्रश्न का न्यूमेरिकल, जिसमें एल का अनुपात और एम का नया अनुपात निकाला गया है। पुराने अनुपात आप जानते हैं अच्छी तरह से, अनुपातों का निकालना अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो इतना तो आसानी से आप निकाल लेंगे। और जो है एन का नया अनुपात मिल जाएगा, तो इस तरह से नया अनुपात हो जाएगा 5-3-2। ठीक है, आप इसको आराम से कर लेना कैलकुलेट। इसके बाद आ जाइए त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर बताना है। तो त्याग अनुपात इधर है, लाभ अनुपात इधर है, और सामने आपके टेबुलर फॉर्म में अंतर है, अर्थ के आधार पर है, फिर प्रयोग है, गणना है। आप चाहें तो बिंदु लिखे ना लिखे, आप अंतर जरूर लिखें, बस इसका अंतर इसका अंतर। बिंदु जरूरी नहीं है कि आपके अगर बिंदु याद नहीं होते तो आप बिंदु लिखें ही लिखें। ठीक है, तो ये प्रयोग हो गया, गणना हो गया, पूंजी पर प्रभाव हो गया, और गणना का अवसर, ये सारे के सारे हैं। बाकी आप डायरेक्ट इनको मैं कहूँगा कि मतलब आप ये केवल इतर वाले लिखें, दो ही कॉलम लिखें, तीसरे पहले वाले कॉलम की आवश्यकता नहीं पड़ती इतनी खास। ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए, एक फर्म का जो है औसत लाभ दिया गया है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है।
और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ख्याति की उत्पत्ति के कारण जो है आपको बताने हैं। तो इसके कारण कौन-कौन से हो सकते हैं? फर्म की स्थिति का वह नाम हो सकता है, व्यवहार कुशलता हो ख्याति होती क्या है? ख्याति मतलब आपकी प्रसिद्धि, है ना? विज्ञापन होता है, ग्राहकों को सुविधाएँ होती हैं, माल की किस्म होती है, कैसा माल है, एकाधिकार होता है, ये सारे के सारे इसमें आ जाएँगे आंसर। इसके बाद में है जो आपसे क्या पूछा गया है आपसे निम्न सूचनाओं के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर कीजिए। तो आपको देखना है यहाँ पर क्रय पे कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये रहा इसका आंसर, ठीक है? क्लियर हुआ आपको? देख लीजिएगा जो न्यूमेरिकल आपको बेस्ट लगता है वो न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा, और कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आपको उस न्यूमेरिकल से हेल्प भी मिल रही है कि भई चलो इस न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। और औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर पूछ ले तो आपको औसत लाभ का अंतर इधर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉलम, अधिलाभ का अंतर इधर लिखा हुआ है। जितना हो सके छोटे से छोटा अंतर आप याद करेंगे जो कि छोटा ही है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि ये टेबल में इस तरह से लिखा हुआ है ना, कॉलम छोटा सा है, नहीं तो ये एक लाइन का ही उत्तर है, ये एक एक लाइन के उत्तर है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आप आंसर लिख दोगे। इसके बाद में लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार ख्याति का उपचार स्पष्ट करना है। लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये इसका उत्तर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें हम बता देते हैं कि उपचार क्या होता है। तो ये रहा आपका उपचार, ये वाला चीज़ आप लिख देंगे लेखांकन प्रमाप के अनुसार, ठीक है? और इसमें जो है ख्याति खाता पुस्तक में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है? इसके अनुसार लेखांकन प्रमाप 10 के अनुसार जो है ख्याति खाता पुस्तक में नहीं दिखाया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्म में किन परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है? तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो ख्याति का मूल्यांकन करने पर विवश कर देती हैं? तो ये रहा उसका आंसर। फर्म की पूंजी यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल है, ये 8वां प्रश्न न्यूमेरिकल है, ठीक है? इसके बाद जो है आपका 9वां प्रश्न जो है ये भी आपका न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा। जिसकी जनरल एंट्रीज करनी है तो जनरल एंट्रीज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? लाभ अनुसार ये रहा। तो इसका क्या करें, जनवरी को विगत वर्षों के लाभ आधार पर क्रय के आधार पर कीजिए, ठीक है? अच्छा, नहीं ये आपका इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ऊपर जाना पड़ेगा। 9वें प्रश्न का आंसर नहीं है, 12वें प्रश्न का आंसर है, ठीक है? तो यहाँ पर हम चलते हैं, 9वें प्रश्न का आंसर ऊपर है, ये रहा, ठीक है? ये रहा 9वें प्रश्न का आंसर आपका। और इसके बाद 10वां जो प्रश्न है, नए साझेदार को कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं? तो नए साझेदार को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये रहे 6-7 अधिकार यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। फर्म के पूर्ण गठन की विभिन्न दशाएं समझानी है। फर्म का पूर्ण गठन होता है तो वो कौन कौन सी दशाओं में हो सकता है ये आपको बता देनी है, ठीक है? और इसके बाद ये न्यूमेरिकल है जिसका हम गलती से ये आंसर बता रहे थे, ये रहा ये न्यूमेरिकल। और जो है आपको जनरल इसकी प्रविष्टियां करनी है, तो ये रहा उत्तर इसका जनरल का, ठीक है? ये रहा। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ, जो अगला चैप्टर है सही विकल्प को चुनना है इसमें। तो इसमें आपका पहला जो प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो ख्याति दी जाएगी वो दी जाएगी आपके पुराने लाभ हानि अनुपात में। तो यहाँ पे अ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में पूर्ण मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य कहलाता है। तो आधिक्य क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा लाभ, ठीक है? यानी कि लाभ होता है ये। इसके बाद जो है आपका अलिखित दायित्वों को नए आर्थिक चिट्ठे में पृथक रूप से दिखाया जाता है। तो अलिखित दायित्वों को, ठीक है, अलिखित दायित्वों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है इसमें आपको एक्स वाई और जेड के अनुपात दे रखे हैं, ठीक है? इसमें एक्स ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो जो नया लाभ अनुपात होगा वो आप निकाल ही लोगे। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आ जाएगा 4:1। इसमें भी आ ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथे प्रश्न में भी। पांचवें प्रश्न को देखिए, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। तो उसकी या उसके ख्याति के हिस्से में जमा किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आ ऑप्शन हो जाएगा, उसके या उसकी ख्याति के हिस्से से। और छठा जो है, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। तो ये ब्याज जो है इसकी गणना कितना दिया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, उसको दिया जाएगा 6% वार्षिक, ठीक है? इसके बाद जो है आपका 7वां प्रश्न जो है इसमें पूछा गया आपसे, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, उसके जो है उत्तराधिकारियों को चुकाई जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में फर्म के समापन समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। तो फर्म के समापन होने वाले व्यय को हम कहते हैं वसूली व्यय, ठीक है? वसूली व्यय, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अब आते हैं इसके बड़े प्रश्नों पे। साझेदारों की फर्म की निवृत्ति से क्या आशय है? तो साझेदारों की फर्म की निवृत्ति क्या होती है? व्यवसाय से साझेदार के पृथक होने को साझेदार की निवृत्ति यथा अवकाश अथवा या अवकाश ग्रहण कहते हैं। साझेदार की निवृत्ति जो है साझेदारी का पूर्ण गठन है यदि शेष साझेदारी उस व्यवसाय को चालू रखना चाहती हो तब। और साझेदार के निष्कासन से क्या आशय है? तो साझेदारी समझौते के विरुद्ध कोई कार्य या आवरण करने पर किसी साझेदार को फर्म से निष्कासित किया जा सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 33(1) के अनुसार ऐसे साझेदार के निष्कासन हेतु उसे लिखित नोटिस देना आवश्यक होता है। इसके अलावा जो है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से क्या आशय है, सामान्य संचयन से क्या आशय है और वार्षिकी से क्या आशय है? ये तीनों प्रश्न आपके सामने हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए बड़े प्रश्न जो यहाँ पे मृतक साझेदार के प्रतिनिधि से क्या आशय है और फिर साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है और उसके बाद है फर्म के आकस्मिक समापन से क्या आशय है। तो ये आपके प्रश्न जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। नवा प्रश्न देख सकते हैं, फर्म के समापन पर हिसाब से निपटारा से क्या आशय है? हिसाब से निपटारा मतलब उसका क्या आशय है ये आपको समझा देना है। साझेदारी के विघटन से क्या आशय है? तो साझेदारी का विघटन क्या होता है ये बता सकते हैं। किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? तो ये आपको बताना है कि किस दशाओं में साझेदार जो है फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। और यहाँ पर जो है उसके दो आंसर बचे हुए थे, जो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल है, आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल को आप याद करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा भी न्यूमेरिकल है आपका यहाँ पर, तीसरा जो है आपका फिर से न्यूमेरिकल है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आपको लगता है कि सटीक मुझे ये पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए या देखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। थ्योरी सबसे ज़्यादा आएगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर देना है, तो ये रहा आपके वैधानिक स्थितियाँ, और आप इसको जो है क्वेश्चन को आराम से नोट करें, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। इसके बाद आ जाइए इसके बचे हुए हिस्से को देख लेते हैं, तो यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका बचा हुआ हिस्सा। इसमें छठा जो प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका चौथा प्रश्न है, ठीक है, ये चौथा प्रश्न है। इसके बाद में आपका पांचवा प्रश्न कहाँ गया? यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए छठा आपका ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। चौथे के बाद में यहाँ पर 1, 2, 3, अच्छा 3 पॉइंट है। इसके बाद ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 की जगह 6 लिखा हुआ, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 4 का यहाँ तक आंसर है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर जो बता दूं, ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 4 का आंसर है यहाँ तक और यहाँ तक, ये तीसरा पॉइंट है। और इसके बाद जो है चौथा पॉइंट या तीसरे पॉइंट का बचा हुआ हिस्सा इधर है, और चौथा पॉइंट यहाँ पर है और पांचवा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये चौथे का आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रश्न नंबर 6 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल का उत्तर जो है आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, ये रहा, ठीक है। तो ये लाभ हानि बांटने का चिट्ठा है ये। इसके बाद में जो है आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो आ जाइए यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है इसमें। अच्छा, यहाँ पे चिट्ठा दिया गया, बैलेंस शीट दी गई है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ जो है इसके विवरण दिए गए हैं। इसका रेवोल्यूशन एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो इस तरह का ये अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद में फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है वो समझाना है आपको। तो देखो भैया, राशि की गणना करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। ये रहा इसका आंसर। इसके बाद में एक निवृत्त साझेदार को भुगतान के तरीके बताइए। एक निवृत्त साझेदार है तो उसको कैसे कैसे भुगतान कर सकते हैं? तो ये इस तरह से पहला भुगतान, दूसरा भुगतान तरीका है बैंक से ऋण लेकर के भुगतान कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम वार्षिकी भुगतान कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, देय राशि की किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। और जो है उसके अलावा जो है ब्याज, आपका ब्याज देने पर, और ये सब हम तो ये एंट्री बता सकते हैं, इसको एंट्री है। और देय राशि का विभिन्न विपत्र स्वीकृत करके भुगतान कर सकते हैं, ठीक है, ये भी होता है आपका। तो ये सब आपके आंसर्स हैं। और पार्ट नंबर 2 जो बुक है आपकी, पार्ट नंबर 2 बुक जो है उसके भी अगर आप सॉल्यूशंस चाहते हैं तो इमीडिएट कमेंट कर दीजिए। मैं उसी तरह जिस तरह से ये आपने पार्ट नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, इसी तरह से पार्ट 2 का भी वीडियो इमीडिएट दे दूंगा मैं आपको। जस्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं इमीडिएट दे दूंगा। आधे पौन घंटे में, जैसे भी आप कमेंट करते हैं, 1-2 घंटे में, 3 घंटे में, तो मैं आपको
दे दूँगा 2-3 घंटे में, जैसे ही आप कमेंट आपके ऊपर डिपेंड है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ रिलैक्स मिला होगा कि बुक नंबर 1 के जो है क्वेश्चन्स मेन आपने कर लिए। बिक बुक नंबर 2 जो यानी कि पार्ट अकाउंटेंसी पार्ट 2 जो है, उसके अगर आप आंसर्स चाहते हैं तो वो भी मैं आपको एमसीक्यू के साथ में उपलब्ध करा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।